कुमार विक्रांत, लेकिन देखिए एक जो तस्वीर साफ तौर पर दिखी वो ये कि विपक्ष एकजुट रहा। यानी तब जब बिल को स्वीकार किया जाना था चर्चा के लिए, तभी शुरुआत में ही डिवीजन मांग लिया गया था। क्या वो भी एक स्ट्रैटेजी थी, ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि देखिए बाद में कोई पलटी ना खाए, सब एक तरफ जो एक तरफ हैं वो दिखाई दें और वो रहे आखिर तक एक साथ? जी बिल्कुल, देखिए जी बिल्कुल 238 का जो आंकड़ा था विपक्ष के पास में, उसमें 7 जो नहीं आए वो टीएमसी के सांसद नहीं थे, जिसको कि ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया था कि 7 सांसद हमारे यहाँ चुनाव प्रचार में लगे, 1-2 अस्वस्थ हैं, तो हमारे 21 सांसद वहाँ पहुँचेंगे, तो वही 7 नहीं है, वरना 231 के 231 इंटैक्ट हैं। और आप इसमें दिलचस्प बात ये भी है कि आम आदमी पार्टी के 3 सांसद और 1 सांसद शिरोमणि अकाली दल का, इन्होंने भी सरकार के खिलाफ वोट किया है, तो ये कुनबा बढ़ता हुआ दिखा है। और दूसरी अहम बात यह है कि जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है तो कि महिला आरक्षण बिल की बात की जा रही है, कांग्रेस और अपोजिशन ये कह रहा है कि महिला आरक्षण है ही नहीं, महिला आरक्षण तो 2023 में पास हो गया, ये तो परसीमन के जरिए सीटें बढ़ाने का तरीका है, ये पर्दे के पीछे की मंशा है, बंगाल चुनाव में फ़ायदा लेने की मंशा है। वरना 29 तारीख को वोटिंग होने के बाद तमिलनाडु में वोटिंग होनी है 23 तारीख को, उसके बाद आप सर्वदलीय बैठक बुलाकर सबसे बात करके इसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन सरकार की मंशा सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा लेने की थी बंगाल चुनाव में और तमिलनाडु चुनाव में, और वो जिस तरीके से करना चाहती है, तो विपक्ष का ये मानना है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में और आसाम में किया गया परिसीमन, और उसमें विपक्ष को भारी नुकसान हुआ और उसका फ़ायदा सत्ता पक्ष को मिला, ऐसे सीटें दी गई परिसीमन में आई, जिससे कि ऐसा ही पूरे देश में होगा जिससे कि विपक्ष को नुकसान होगा। तो ये महिला आरक्षण की आड़ में परसीमन के जरिए 2029 में चुनावी फायदा लेने की कोशिश थी, जिसको हमने गिरा दिया। जो विपक्षी सांसद है वो बार बार इसी नैरेटिव को लेकर चल रहे हैं और कह रहे हैं साथ ही साथ जातिगत जनगणना भी होगी, तो हम आगे ये भी मांग करेंगे कि महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए। जी हाँ, लेकिन अजीत जी, जो 2029 में कहा जा रहा है कि देखिए अब 2029 में तो ये नहीं होगा, लेकिन अभी तो फौरन चुनाव है पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, उसकी लगातार बात हो रही है, तो क्या आप इसका असर वहां होता हुआ देखते हैं? क्या प्रभाव पड़ सकता है दोनों जगह? एक तो हमने आपके यहाँ थोड़ी देर पहले बातचीत में हमने कहा कि एक बड़ा कैलकुलेटेड गैम्बल था, ये बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लिया था सरकार ने, और तमिलनाडु दांव पर लगा करके पश्चिम बंगाल में फायदा लेने की कोशिश की है। क्योंकि ये जैसे ही परिसीमन का मामला जुड़ा है, तमिलनाडु में भी महिलाएं हैं, महिला आरक्षण, महिलाओं को वहां भी इस बात की तकलीफ होगी, ये वहां मुद्दा भारतीय जनता पार्टी जब बनाएगी तब, लेकिन वहां परिसीमन पर ज्यादा फोकस हुआ। और आपने देखा जिस तरह से परिसीमन को तमिल अस्मिता से तमिलनाडु और पूरे दक्षिण भारत के राजनीतिक हैसियत से जोड़ा गया, एमके स्टालिन ने बिल की कॉपी जलाई, तो एक नैरेटिव उन्होंने बनाया है कि हमारी राजनीतिक हैसियत घटाने की कोशिश हो रही है, तो उनकी जो पहचान की राजनीति है, आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है, उसको इससे फायदा मिलेगा। तो इस बिल का जो गिर गया ये बिल, इसका तमिलनाडु में डीएमके और नैरेटिव की पॉलिटिक्स, जो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स करने वाली उन पार्टियों को लाभ हो सकता है। पश्चिम बंगाल में क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, ये देखना है, क्योंकि वहां महिला वोटर बहुत अहम है। हमने वो संख्या बल अपने दर्शकों को बार बार दिखाया भी है, वो 4-5% भी अगर इधर उधर होता है तो बहुत अंतर डाल सकता है। तो पश्चिम बंगाल में इसका क्या असर होगा वो देखना होगा। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, कल सुबह 11:30 बजे, जी सर, कल सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक है, ये जानकारी मिल रही है। थोड़ी देर में एनडीए की बैठक भी होगी, यानी अब से कुछ देर में एनडीए की बैठक होगी, जिसके बारे में हम लगातार बात करें कि यहाँ पर क्या कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की भी बैठक होगी। तो ये दो बड़ी और अहम खबरें जो यहाँ से जो जानकारी निकलकर सामने आएगी वो दर्शाएगी कि सरकार का अगला रुख क्या होगा इस पर। विक्रांत, देखिए एनडीए की बैठक होगी अभी कुछ देर बाद, जिसमें प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे, जिसमें क्या संदेश देना है एनडीए को और एनडीए के लोग आगे क्या संदेश लेकर जाएंगे वो स्पष्ट होगा। लेकिन कैबिनेट की भी बैठक है फिर सुबह 11:30 बजे, तो सरकार का अगला रुख उससे साफ होगा। जी निश्चित, जी सरकार का रुख बड़ा साफ है, वो जनता के बीच ये कह करके जाएगी कि हम महिलाओं को आरक्षण देना चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने उसको रोका, खासकर कांग्रेस ने उसको रोका। और कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि वो भी तैयारी कर रहे हैं कि कल सुबह जश्न मनाया जाए, महिलाएं जो है कांग्रेस की वो जश्न मनाएं
और वो कहें कि ये जो बेतरतीब बिल था सरकार का, उसको हमने रोक दिया, राहुल गांधी के नेतृत्व में उसको रोका गया, सभी विपक्षी दलों ने मिलकर रोक दिया, तो ये दोनों पक्ष अपना अपना नैरेटिव अब आगे लेकर के जाएंगे। निश्चित तौर पर सरकार अपनी ओर से पूरा जोर लगाएगी और आप कह सकती हैं कि 2 दिन की जो गर्मा गर्मी संसद में रही, अब मौसम जाकर सुहावना हुआ है, बारिश हुई है दिल्ली में, तो शायद जो संसद की सियासी गर्मी थी वो अब जैसे इसके बाद शांत हो गई है, वहां भी बारिश हो रही है। विक्रांत मुझे संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मैं बारिश में खड़ा हूं, मगर देखिए इतनी मेहनत की है सबने नारी शक्ति के लिए, तो आप बारिश में बात भी करें हमसे कुछ देर और। लेकिन राजगोपालन जी इस पर मुस्कुरा रहे हैं। राजगोपालन जी देखिए, एक बड़ा संदेश ये कि 2029 की हम बात लगातार करें, मैंने अभी अजीत जी से भी सवाल किया, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु ये चुनाव तो ठीक सामने है, तो क्या जो अजीत जी कह रहे हैं और जो चर्चा लगातार हो रही है, यानी एक तमिलनाडु को तो एक नैरेटिव दे दिया, यानी डीएमके को क्या इसका फायदा होगा क्योंकि उनकी जो रीजनल पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स को इससे और बल मिला है। वहीं पश्चिम बंगाल में फायदा उठाने के लिए क्या तमिलनाडु को कुर्बान भी किया गया, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी और पश्चिम बंगाल में उम्मीद है, यहां फायदा हो सकता है। तमिलनाडु में इसको असर नहीं पड़ेगा क्योंकि होम मिनिस्टर ने साफ साफ कह दिया है पार्लियामेंट में, हम लोग 50% के लिए अलग अमेंडमेंट लेके आने का तैयार हो। फिर क्यों पीछे हट गया? ये अपोजिशन का, एनडीए का, कल सवेरे प्रधानमंत्री जा रहे उधर तमिलनाडु में, वो जरूर बोलेगा हम लोग तो सरकार 50% देने का तैयार था। सो देयरफॉर मुझे लगता है ये देश बनना चाहिए, बनाना चाहिए। इस बीच हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, सर माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रही हूँ, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं महिला सांसद बीजेपी की, यानी एनडीए की, बीजेपी की तमाम महिला सांसद यहाँ संसद से बाहर निकलकर नारेबाजी की जा रही है, यानी विरोध किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है इस बात का कि किस तरह से महिलाओं को जो अधिकार मिलने के लिए एक रास्ता सरकार तय कर रही थी, रास्ता साफ कर रही थी, वो नहीं हो पाया। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, वो क्या बोले इसके लिए? जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में। सर कहा जा रहा है कि महिला की एक तरीके से किरण रिजिजू ने खुद अभी लास्ट में बोला कि महिला विरोध एक तरीके से बात है। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे, वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाए। तो विपक्ष की लक्ष्मण रेखा जो हमने खींच दी थी उसके वो बाहर नहीं आ पाए। या शशि थरूर क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। आरक्षण के लिए बिल्कुल समर्थक है, हम आज भी वोट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डीलिमिटेशन से आप इससे कोई लेना देना नहीं है। आप इन दोनों को डीकपल कीजिए, मतलब अलग अलग कीजिए। डीलिमिटेशन को ले आना बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं और हम वो नहीं चाहते थे, क्योंकि दक्षिण भारत के विषय, छोटे राज्यों के विषय, बहुत सारे विषय होते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि आप महिला आरक्षण तुरंत लेके आइए, हम समर्थन दे देंगे, लेकिन डीलिमिटेशन, ये वोट जो हमने किया खिलाफ, ये महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ डीलिमिटेशन के खिलाफ है। बिल जिस तरह से गिरा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये फिर साबित हुआ कांग्रेस और इंडी सेक्शन ने जिस ढंग से फिर महिला बिल को गिराने का काम किया, ये देश की जनता और नारी शक्ति ने देखा और उनके चेहरे को भी देखा है। आने वाले दिनों में पाई पाई की कीमत इन लोगों को चुकाना पड़ेगा। हमें तो 293 से 298 मिला, ये मेरे लिए खुशी का बात है।